हाय, मेरा नाम यू यू है। मैं आपका तीसरा वरिष्ठ भाई हूँ। मेरा नाम निंग जेगसुआन है। मैं आपका पांचवां वरिष्ठ भाई हूँ। और मेरा नाम वू शुओ है। मैं मूल रूप से सबसे छोटा कनिष्ठ भाई था। अब मुझे वरिष्ठ भाई भी कहें। लड़के अपना परिचय देने के लिए झगड़ पड़े। अंत में एकमात्र लड़की मुस्कुराई और बोली, हेलो, मैं क्यूई वेई, आपकी वरिष्ठ बहन हूँ। संबोधन का ये रूप मार्शल आर्ट स्कूलों में 100 वर्षों से मौजूद था। हालांकि अब यह एक आधुनिक समाज था, फिर भी वे एक दूसरे को वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई बहन कहते थे। सभी ने आवाज लगाई। सौभाग्य से वहां केवल कुछ ही लोग थे, इसलिए उन्हें ये शोर शराबा नहीं लगा। जियान ए ने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ अपने सामने भावुक साथी शिष्यों को देखा। हर कोई इतना मिलनसार था कि उसने जो कल्पना की थी, सब कुछ उससे भिन्न था। उसे एक एक करके उनके नाम याद आ गए। अपना परिचय देने के बाद जियान ए ने कहा, नमस्कार वरिष्ठ भाइयों और बहन, मेरा नाम जियान ए है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपना 15वां जन्मदिन मनाया है। ये जानते हुए कि सी यूहान को बात करना पसंद नहीं है, उसने उसे ये कहने में मदद की। उसका नाम सी यूहान है। आप उसे सी यू कह सकते हैं। वह 14 साल का है। चाहे उनके प्रवेश का समय हो या उम्र, वे दोनों दूसरों से छोटे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सबसे छोटी कनिष्ठ बहन और कनिष्ठ भाई बन गए। ली मोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जियो ए को भविष्य में 7वें स्थान पर रखा जाएगा। सी यू सबसे युवा है, इसलिए वह 8वें स्थान पर है। मार्शल आर्ट स्कूल में नए शिष्यों को स्वीकार किए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए ये लोग विशेष रूप से उत्साहित और खुश थे। उन्होंने जियान ए को पकड़ लिया और इधर-उधर पूछा। जब उन्हें पता चला कि जियान ए साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट से है, तो वे अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सके। क्या साउथ सिटी बहुत गरीब नहीं है? निंग जेगसुआन सीधा था और उसने आश्चर्य से कहा। अगले सेकंड में उसे लगा कि उसने कुछ गलत कहा है और उसने तुरंत जियान ए से कहा, जूनियर सिस्टर, मेरा मतलब कुछ और नहीं है। मैं बस थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। जियान ने उदासीनता से मुस्कुराया। ये ठीक है। मेरे परिवार ने हाल ही में व्यवसाय करने के बाद कुछ पैसे कमाए हैं। इसके अलावा साउथ सिटी जल्द ही ध्वस्त होने वाली है। मेरे परिवार ने पहले ही हाइचिंग जिले में एक घर खरीद लिया है और हम इसका नवीनीकरण कर रहे हैं। जैसे ही जियान ए ने समझाया, वे समझ गए। क्या साउथ सिटी मार्शल आर्ट स्कूल से बहुत दूर नहीं है? हमें सुबह 5 बजे एक चौकी की तरह खड़ा होना पड़ता है, क्यूई वेई ने चिंतित होकर कहा। खंबे की तरह खड़े होने को घोड़ा मुद्रा करना भी कहा जाता है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों के लिए यह एक दैनिक पाठ था। यह मुख्य रूप से किसी के निचले शरीर की स्थिरता को प्रशिक्षित करने के लिए था। चौंकने की बारी जियान ए की थी। क्या? किस समय? क्यूई वेई ने दोहराया। सुबह के 5 बजे। जियान ए ने पलकें झपकाईं। ची यान को साउथ सिटी से मार्शल आर्ट स्कूल तक ड्राइव करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। अगर उन्होंने सुबह 5 बजे प्रशिक्षण शुरू किया, तो क्या उसके पास कार नहीं होने पर उसे सुबह 2 या 3 बजे उठना नहीं पड़ता? भले ही ची यांग उसे हर सुबह उठाती, लेकिन उसे सुबह लगभग 3 बजे उठना पड़ता। यू ने बताया। मार्शल कलाकार सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान देते हैं। सुबह की हवा शरीर के लिए सबसे ताज़ा और फायदेमंद होती है, इसलिए हम मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। वू शुओ ने भी सिर हिलाया। यह वही है जो प्राचीन काल में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोग कहते थे। नृत्य शुरू करना। जब वे मुर्गियों की आवाज़ सुनते हैं, यह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का समय होगा। जियान ए को पता था।
कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सुबह 5 बजे उठना सामान्य बात है। वह अक्सर सुबह 5 बजे उठ जाती थी, हालांकि वह साउथ सिटी में रहती थी। यदि वह सुबह 5 बजे मार्शल आर्ट स्कूल पहुंचना चाहती थी, तो उसे सुबह 4 बजे से पहले उठना पड़ता था। इस विचार को मन में रखते हुए वह सी युहान को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सी युहान हाइचिंग जिले में बाइझोउ के स्थान पर रहता था, जो मार्शल आर्ट स्कूल के नज़दीक था। हम पास में एक घर किराए पर ले सकते हैं, सी युहान ने भावहीन होकर कहा। जब सभी ने ये सुना तो उनके भाव ठिठक गए। एक घर किराए पर लें? वे दोनों केवल 14 या 15 वर्ष के थे। क्या उनके माता पिता उन्हें मकान किराए पर देने के लिए सहमत होंगे? जियान ए को लगा कि यह समाधान संभव है। आखिरकार अब तक इससे अधिक विश्वसनीय समाधान नहीं दिख रहा है। रोज सुबह 3 बजे उठने से बेहतर था कि किराए का मकान ले लिया जाए। यही एकमात्र तरीका है। सीयू देखें कि क्या आसपास कोई उपयुक्त जगह है। इसे बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है। ये तब तक ठीक है जब तक ये पास में है, जियान ए ने कहा। जब सी युहान ने ये सुना तो उसने चुपचाप सिर हिलाया। मेरे परिवार के पास में एक खाली घर है, लेकिन माहौल औसत है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप वहां रह सकते हैं। उस पल यांग शियाओविन, जो चुप था, बोला। जियान ए की आंखें चमक उठीं। ठीक है वरिष्ठ भाई, वह कहाँ है? ये पूर्व दिशा में चौराहे पर है। हमने वह घर कुछ साल पहले खरीदा था, लेकिन मैं और मेरे पिता हमेशा मार्शल आर्ट स्कूल में रहते थे, इसलिए ये खाली है। हमने इसे बेचा भी नहीं। ये देखकर कि जियान ए सहमत हो गया था, यांग शियाओविन ने कहा, मैं तुम्हें बाद में देखने के लिए वहां ले जाऊंगा। अगर यह ठीक है तो मैं तुम्हें रहने के लिए उधार दे दूंगा। यह मार्शल आर्ट स्कूल से सिर्फ एक चौराहा दूर है। यांग जियाओविन का मतलब उधार देना था, पट्टा देना नहीं। जियान ए को पता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने बहस नहीं की और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। घर वास्तव में मार्शल आर्ट स्कूल के बहुत करीब था और सीधी दूरी 300 मीटर से भी कम थी। चौराहा पार करने के बाद पड़ोस का गेट ठीक सामने था। वह पड़ोस कुछ साल पहले बनाया गया था। वहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी और इमारत में केवल 6 मंजिलें थीं। इकाई संख्या 302 थी। जब उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो धूल की गंध, जिससे पता चला कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहता था, घर में भर गई। उन्होंने फर्नीचर को भूरे रंग के कपड़े से ढक दिया था और उस पर धूल की एक परत जमी हुई थी। ये बताने के लिए काफ़ी था कि काफ़ी समय से इस घर में कोई नहीं आया था। जैसे ही यांग जियाओविन ने वेंटिलेशन के लिए सभी खिड़कियां खोलीं, उन्होंने समझाया, जब हमने इसे खरीदा था तब इस घर का नवीनीकरण किया गया था, लेकिन मैं और मेरे पिता इसमें एक दिन भी नहीं रहे। सब कुछ नया है, लेकिन ये बहुत लंबा समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उपकरण टूट गए हैं। यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते तो मुझे बताएं। जियान ए लापरवाही से घूम गया। घर में 2 कमरे थे। नवीनीकरण उचित था। उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह मौजूद था। दैनिक जीवन कोई समस्या नहीं थी। वह बहुत संतुष्ट थी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, जियान ए ने कहा। यांग जियाओविन मुस्कुराई और जियान ए की ओर देखा। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे मार्शल आर्ट स्कूल और मेरे पिता के पैर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। जैसे ही वह बोला, यांग शियाओविन ने उसके हाथ की चाबी जियान ए को सौंप दी। कल चले जाओ और सामान पैक कर लो। परसों सुबह 5 बजे मार्शल आर्ट स्कूल जाओ। देर मत करो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे गुरु का स्वभाव अच्छा है, लेकिन वह बहुत सख्त व्यक्ति हैं। यांग जियाओविन की दयालु याद सुनकर
जियान ए ने सिर हिलाया। समझ गया। रात में जी परिवार की हवेली में दक्षिण पूर्व कोने में सबसे बड़ा शयन कक्ष लंबे समय से गुलाबी रंग से सजाया गया था। ये जी हॉक्स्यू का कमरा था। जब से वह चैंप्स एलिसीज में जियान यू से मिली, जी हॉक्स्यू हर दिन और रात उसके बारे में सोच रही थी। जियान यू की शक्ल उसके दिमाग में अंकित हो गई थी। वह उसकी एक भी पलक नहीं भूली। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, यह उतना ही स्पष्ट होता गया। जबकि जी हॉक्स्यू का दिल भरा हुआ था, वह थोड़ी उदास भी थी क्योंकि वह जियान यू को नहीं पा सकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है, और इससे बूढ़े मास्टर जी चिंतित हो गए। हालांकि एक लड़की के रूप में जिसने अभी अभी प्यार का अनुभव किया था और पहली नज़र में प्यार हो गया था, चाहे जी हॉक्स्यू कितनी भी असंवेदनशील क्यों न हो, वह दूसरों को ये बातें बताने के लिए खुद को नहीं ला सकती थी। इसलिए उसने सब कुछ अपने दिल में रखा। हालांकि उस दिन जी हॉक्स्यू जाने के लिए तैयार थी। उसने नए कपड़े पहने और बाहर जाने के लिए तैयार हुई। अगर वह उस बड़े भाई के बारे में सोचती रही, तो उसे डर था कि वह और भी अधिक प्यार करने लगेगी। इसके अलावा वह सारा दिन घर में ही कैद रहती थी। वह बड़ा भाई आसमान से नहीं गिरेगा। इसलिए जी हॉक्स्यू ने कुछ देर आराम करने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई। शायद इस बड़े भाई के साथ उसका भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ था और वह उससे दोबारा मिल सकती है। संयोग से कियू जियाहांग ने आज उसे फ़ोन किया और उसे आज रात खेलने के लिए कहा, जिस पर जी हॉक्स्यू सहर्ष सहमत हो गई। अपने कपड़े बदलने के बाद जी हॉक्स्यू नीचे की ओर भागी। बूढ़ा आदमी लिविंग रूम में चाय पी रहा था। अपनी पोती का रवैया देखकर वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और चिंता से पूछा, हॉक्स्यू, बहुत देर हो गई है। तुम कहाँ जा रही हो? दादाजी, भाई जियाहांग ने मुझे खेलने के लिए कहा, जी हॉक्स्यू ने कहा, और अपने जूते बदलने के लिए दरवाजे पर चली गई। बूढ़े मास्टर जी ने चिंतित होकर उसका पीछा किया। उसने दीवार घड़ी की ओर देखा और कहा, शाम के लगभग 10 बज रहे हैं। तुम इसके बजाय कल खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? दादाजी, मेरे बारे में चिंता मत करो। बात सिर्फ इतनी है कि नाइट लाइफ अधिक मज़ेदार है। जी हॉक्स्यू ने मुंह बनाकर विनम्रतापूर्वक कहा, मैं हर दिन घर पर इतना ऊब जाता हूँ कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। बस मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊँगा और सुरक्षित वापस आऊँगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वह पीछे मुड़ी और हवेली का दरवाज़ा खोला। फिर वह बाहर चली गई। बूढ़ा आदमी दरवाजे तक गया और जी हॉक्स्यू की पीठ पर चिल्लाया, तो फिर अपने अंकल ताऊ को तुम्हें वहां ले जाने दो। जी हॉक्स्यू ने बिना पीछे देखे अपना हाथ लहराया, कोई ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूँगा। दादाजी, जल्दी से घर के अंदर जाओ, जल्दी सो जाओ और मेरा इंतज़ार मत करो। बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था और अपनी पोती को रात में गायब होते देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दरवाज़ा बंद करने के लिए घूम गया। चीन के सबसे समृद्ध और आधुनिक शहरों में से एक के रूप में बैयून शहर में एक समृद्ध और रंगीन नाइट लाइफ है। वहाँ सैकड़ों बार और नाइट क्लब थे। हाइचेंग जिला गतिविधि से भरपूर था। म्यूज़ बार के बाहर एक परिष्कृत दिखने वाला लड़का सड़क के किनारे खड़ा था और समय समय पर इधर उधर देखता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। यह व्यक्ति कियू जियाहाओ का जैविक भाई कियू जियाहांग था, क्योंकि दोनों परिवार लंबे समय से दोस्त हैं। कियू जियाहांग और जी हॉक्स्यू 3 साल पहले पढ़ाई के लिए विदेश जाने तक एक साथ बड़े हुए थे। पलक झपकते ही उन दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन वे अक्सर ईमेल के माध्यम से एक दूसरे को लिखते और संपर्क करते थे। कुछ ही समय बाद
एक टैक्सी कियू जियाहांग के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला और जी हॉक्सू बाहर आए। भाई जियाहांग। जैसे ही वे मिले, जी हॉक्सू चेहरे पर मुस्कान लेकर कियू जियाहांग के सामने कूद पड़ी। कियू जियाहांग जी हॉक्सू द्वारा अपने सामने गंदी चोटी रखने से चौंक गया था। जब उन्होंने निरीक्षण किया, तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। हाओ सू, ये किस प्रकार की शैली है? जी हॉक्सू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और एक हाथ से अपनी गंदी चोटी को छेड़ा। वह मुस्कुराई और बोली, क्यों, अच्छा नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हमने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। आप काफी बदल गए हैं। कियू जियाहांग ने चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाया और कहा, आप काफी अच्छे लग रहे हैं। अतीत में, जी हॉक्सू एक अमीर परिवार की एक सामान्य छोटी राजकुमारी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कियू जियाहांग अब अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित थी। हालांकि, उसे कुछ और बार देखने के बाद, उसे लगा कि उसका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है। चलो अंदर चलते हैं, वहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं। अधिक लोगों के साथ यह अधिक जीवंत है। जी हॉक्सू ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने कियू जियाहांग का पीछा किया, उसने ऊपर देखा और उसके सामने म्यूज़ बार का आकार देखा। दरवाजे पर बहुत से युवक युवतियां जमा थे। अंदर से पार्टी का संगीत आया। दरवाजे पर नियॉन रोशनी टिमटिमा रही थी, जो आसपास के नाइट क्लबों के शोर के साथ मिल रही थी। बेइयुन शहर में म्यूज़ बार सबसे लोकप्रिय नाइट क्लबों में से एक था। जब वे बार में दाखिल हुए, तो अंदर का क्षेत्र असाधारण रूप से बड़ा था, लेकिन ये लोगों से भरा हुआ था। पहली मंजिल पर लगभग 10 मीटर आगे एक अर्धवृत्ताकार डीजे टेबल थी। डीजे टेबल के नीचे डांस फ्लोर था। परिधि में लगभग 20 छोटे चरण थे और किनारों पर सोफा बूथ थे। इतना ही नहीं, दूसरी मंजिल पर भी बूथ थे। पहली मंजिल की तुलना में वहाँ ज्यादा जगह थी। उस समय, ये पहले से ही का समय था। नाइट लाइफ शुरू करने के लिए म्यूजियम बार में भीड़ थी, और उनके सिरों के ऊपर चमकती रोशनी ने लोगों को चक्कर में डाल दिया। हालांकि, इससे इन लोगों को आध्यात्मिक आनंद मिला। जी हॉक्सू भीड़ के बीच से कियू जियाहांग का पीछा करते हुए पहली मंजिल पर मंच के पास एक सोफा बूथ पर पहुंचे। इस समय 5 या 6 लोग पहले से ही सोफे पर बैठे थे। वे लगभग 16 या 17 वर्ष के लग रहे थे और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी। वे सभी एर्जोंग के छात्र थे। इनमें लियाओ बो और चेन किडोंग भी शामिल थे। मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरी बहन हॉक्सू। कियू जियाहांग ने जी हॉक्सू का सभी से परिचय कराया। जी हॉक्सू ने कोई डर नहीं दिखाया। उसे हमेशा दोस्त बनाना पसंद था, इसलिए उसने तुरंत सभी का अभिवादन किया। हेलो, ये देखकर कि एक लड़की शामिल हो गई है, लड़के स्वाभाविक रूप से शांत नहीं रह सके। उन्होंने खड़े होकर उसका स्वागत किया। फिर उन्होंने जी हॉक्सू को एकमात्र दूसरी लड़की के साथ अंदर बैठने दिया। क्या वह सचमुच तुम्हारी बहन है? लियाओ बो ने कियू जियाहांग को खींच लिया और उसके कान में पूछा। कियू जियाहांग ने सिर हिलाया, क्योंकि वह लियाओ बो का सबसे अच्छा दोस्त था। वह लियाओ बो को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने तुरंत निर्देश दिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसके बारे में कोई विचार मत रखो। तुम उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। टास्क, मुझे डराना बंद करो। लियाओ बो ने उदासीनता से अपने होंठ भींचे। क्या बेइयुन शहर में कोई ऐसा था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था? ये देखकर कियू जियाहांग झुक गया और लियाओ बो के कान में बुदबुदाया। लियाओ बो ने उसकी ओर घूरकर देखा। वास्तव में, कियू जियाहांग ने तुरंत खर्राटा लिया। क्या मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ेगा? लियाओ बो ने पीछे मुड़कर कहने से पहले एक बार फिर जी हॉक्सू की ओर चुपचाप देखा। ठीक है,
मुझे पता है, वह वास्तव में काफी सुंदर है। बात बस इतनी है कि यह शैली वह नहीं है जो मुझे पसंद है। उन्हें जियान ए की शैली पसंद आई, मासूम और हानिरहित। हाँ, कम से कम वह मासूम और हानिरहित लग रही थी। कियू जियाहान को उससे कोई परेशानी नहीं थी। वह अंदर चला गया और जी हॉक्स्यू के दूसरी तरफ बैठ गया। मेज पर बियर और वाइन थी। हालांकि ये बच्चे अभी भी हाई स्कूल में थे, लेकिन जब वे खेलने के लिए बाहर आते थे तो हमेशा ऐसे ही होते थे। वे हर बार खूब शराब पीते थे। हालांकि जी हॉक्स्यू को शराब पीना नहीं आता था और उसने अपने दादा से शराब न पीने का वादा किया था। इसलिए उसने कियू जियाहांग से एक अलग पे मांगा। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। गेम खेलते समय सभी ने बातचीत की। जी हॉक्सू बाकी लोगों के साथ जल्दी से घुल-मिल गया और जियान यू के मामले को अस्थायी रूप से अलग रख दिया। आओ नाचें, किसी ने सुझाव दिया और सभी ने उत्तर दिया। चीज़ों की देखभाल के लिए केवल चेन किडोंग ही बचा था। बाकी लोग खड़े हो गए और डांस फ्लोर पर चले गए। कियू जियाहांग ने जी हॉक्स्यू को भी ऊपर खींच लिया। उनके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी हिल गई और डांस फ्लोर पर मौजूद लोग उछल पड़े और अपने सिर हिलाए जैसे कि वे अपने सिर की सारी परेशानियों को दूर फेंक देना चाहते हों। जी हॉक्स्यू खुशी से नाच रही थी, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसके नितंबों को छू रहा है। चूंकि डांस फ्लोर पर भीड़ थी, उसने शुरू में सोचा कि यह किसी और की अनजाने में हुई गलती है, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से दूसरा स्पर्श आया। जी हॉक्सू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसका अच्छा मूड तुरंत गायब हो गया। जब उस व्यक्ति ने देखा कि 2 बार छूने के बाद भी लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वह और भी साहसी हो गया और तीसरी बार उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। यह असहनीय था। जी हॉक्सू तुरंत पीछे मुड़े और चेहरे पर मनहूस मुस्कान के साथ एक आदमी से मिले। बिना सोचे समझे जी हॉक्सू ने अपना हाथ उठाया और उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उस मनहूस आदमी को पहले तो लगा कि इस लड़की ने धोखा खा लिया है। कौन जानता था कि वह उसे थप्पड़ मारेगी। वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। डांस फ्लोर पर पहले से ही भीड़ थी। जी हॉक्सू की कार्रवाई से आसपास के लोग जल्दी से पीछे हट गए। उन्हें डर था कि उन्हें फंसाया जाएगा। अंत में जी हॉक्स्यू सिर्फ एक छोटी लड़की थी। हालांकि उसने उसे केवल एक थप्पड़ मारा था, उसकी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। वह घूमी और डांस फ्लोर छोड़ने वाली थी। अप्रत्याशित रूप से उस मनहूस आदमी को होश आ गया और उसने जी हॉक्स्यू की कलाई पकड़ ली। जी हॉक्स्यू चिल्लाया, अरे दुष्ट, मुझे जाने दो। जैसे ही वह बोली, जी हॉक्सू ने सहजता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उस मनहूस आदमी के महत्वपूर्ण स्थान पर लात मारी। घबराहट में उसने अपनी किक में ताकत का इस्तेमाल किया। वह आदमी दर्द से चिल्लाया और अपना शरीर झुका लिया। ये देखकर जी हॉक्सू ने अपनी मुट्ठी बंद की और उस मनहूस आदमी के चेहरे पर लहरा दी। उस अभागे आदमी के शरीर की सारी शक्ति तुरंत समाप्त हो गई। हालांकि जी हॉक्स्यू के मुक्के में थोड़ी मारक क्षमता थी, लेकिन इसने आसानी से उस आदमी को एक पत्ते की तरह जमीन पर गिरा दिया। डांस फ्लोर पर भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। कियू जियाहांग, लियाओ बो और बाकी लोगों ने स्थिति देखी और तुरंत उन्हें घेर लिया। वह आदमी अकेला नहीं था। जल्द ही एक साथी ने स्थिति को देखा और उसकी मदद करने के लिए डांस फ्लोर पर गया। संगीत बंद हो गया और उसी समय बार की लाइटें जल उठीं। डांस फ्लोर पर स्थिति तुरंत स्पष्ट थी। एक वयस्क और एक नाबालिग एक दूसरे के प्रति निर्दयी भावों से पेश आ रहे थे। जब उसकी दृष्टि अभी धुंधली थी, जी हॉक्सू ने दूसरे पक्ष की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा। अब जब लाइटें जलीं,
तो उसने देखा कि वह विकृत व्यक्ति लगभग 30 साल का एक आदमी था। जी हॉक्स्यू को घृणा महसूस हुई। हॉक्स्यू, क्या चल रहा है? कियू जियाहांग ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि जी हॉक्सू को लगा कि यह कहना मुश्किल है, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से कहा, उस विकृत व्यक्ति ने मुझे छू लिया। छोटे बच्चे, तुम्हें किसने छुआ? क्या तुम मरना चाहते हो? दूसरी तरफ लंबे और हटे कट्टे पुरुषों में से एक ने अपने सामने युवा लड़कों के समूह को देखा और उग्र भाव से चिल्लाया, अपना मुंह देखो। लियाओ बो एक गौरवान्वित युवा मास्टर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इन गैंगस्टरों से नहीं डरता था। उन्होंने तुरंत गुस्से में जवाब दिया, बच्चू बहुत घमंडी है। हटे कट्टे आदमी ने उसकी ओर देखा और बोलते हुए लियाओ बो की ओर चला गया। साफ था कि वह किसी बच्चे पर हमला करना चाहता था। वह युवा और तुच्छ था, हालांकि वह अपने 30वें दशक के एक वयस्क व्यक्ति का सामना कर रहा था, जो उससे लंबा और मजबूत था। लियाओ बो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह आगे बढ़ा। जब बाकी लोगों ने ये देखा तो वे आगे बढ़ गए। दोनों पक्षों में तुरंत मारपीट हो गई, हालांकि वे संख्या के मामले में बराबर थे। लियाओ बो और बाकी अभी भी बच्चे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लड़ने में कितने अच्छे थे। फिर भी उनकी और वयस्कों की ताकत में एक बड़ा अंतर था। ताकत में असमानता के कारण बच्चे जल्दी ही पिछड़ गए। हालांकि जी हॉक्स्यू ने हमला नहीं किया था, लेकिन घबराहट में किसी ने उसे नीचे धकेल दिया था। उसका माथा डांस फ्लोर के कोने में लगे स्टीरियो से टकराया और तुरंत खून बहने लगा। दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने काफी शराब पी रखी थी। इसी समय शराब उसके दिमाग में चढ़ गई। उसने मंच के पास धातु की कुर्सी उठाई और गिरे हुए कियू जियाहांग पर उसे पटकने ही वाला था। रुकना! ठीक समय पर चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन उस व्यक्ति ने इसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी कुर्सी उठाई और कियू जियाहांग के शरीर पर दे मारी। दूसरे पक्ष का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने कियू जियाहांग के पेट पर फिर से लात मारी। कियू जियाहांग को अपने पेट में हलचल महसूस हुई। अपने पूरे शरीर में दर्द के कारण उसने सहज रूप से अपने शरीर को मोड़ लिया और अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा के लिए अपने सिर को पकड़ लिया। लियाओ बो की हालत तो और भी खराब थी। इस समय उसकी आंखें और गाल पहले से ही सूजे हुए थे, और उस मोटे आदमी ने अपने हाथ उसकी गर्दन पर कस रखे थे। वह तुरंत उसे किनारे के खंभे पर बेरहमी से मारना चाहता था, शायद इसलिए कि उन्होंने शराब पी रखी थी। ये लोग बहुत शातिर थे। उन्होंने दया नहीं दिखाई क्योंकि दूसरा पक्ष कम उम्र के बच्चों का समूह था। जैसे ही लियाओ बो का सिर खंभे से टकराने वाला था, दूसरे हाथ ने अचानक उस मोटे आदमी का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा रुको, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उसके पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। मोटे आदमी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि 1.8 मीटर से अधिक लंबा एक आदमी उसे घूर रहा है। उन्होंने तुरंत डांटा, तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। याओ फेंग ने अचानक उस मोटे आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा। मैं तुम्हारा दादा हूँ। याओ फेंग माल धुलाई स्टेशन पर काम करते थे। वह मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसकी मुट्ठियों में जबरदस्त ताकत थी। हट्टा कट्टा आदमी पीछे की ओर उड़ गया और मुंह से एक मुंह खून और दो मुंह में पीला थूक दिया। दांत। अंत में वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह मौके पर ही बेहोश हो गए। उसी समय बार के सुरक्षा गार्ड आ गए। याओ फेंग ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ सभी से कहा, सभी उपद्रवियों को हिरासत में लें। समूह में केवल 6 वयस्क थे, लेकिन बार में 10 से अधिक सुरक्षा गार्ड थे, अन्य सेवा कर्मचारियों के साथ। उन्होंने तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया। ये वयस्क तो ठीक थे, लेकिन जिन बच्चों को काफी मार पड़ी थी, वे सभी घायल हो गए थे।
याओ फेंग ने इन बच्चों को देखा जो लगभग उसके बेटे की उम्र के थे और तुरंत महसूस किया कि इसने उसकी आंखों में चुभन पैदा कर दी है। उसका हृदय कड़ा हो गया। पहले इन बच्चों को नजदीकी अस्पताल भेजो, याओ फेंग ने अपने सहायक से कहा। सहायक ने सिर हिलाया और घायल बच्चों को बार से दूर ले जाने के लिए कुछ वेटरों को बुलाया। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और उपद्रवियों को पुलिस की गाड़ी में ले आए। इन मामलों को निपटाने के बाद बार का संचालन जारी रहा। जब जियान ए को खबर मिली तो वह बार में पहुंची। लगभग भोर हो चुकी थी। महाप्रबंधक के कार्यालय में। अंकल, क्या हुआ? जियान ए ने पूछा। याओ फेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे लड़ना शुरू कर दिया। 6 वयस्कों और छोटे बच्चों के एक समूह ने लड़ना शुरू कर दिया। वे बच्चे घायल हो गए थे। मैंने उन्हें सामने के सैन्य अस्पताल में भेजने के लिए किसी को बुलाया। मैंने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में भी मदद की। पुलिस उन उपद्रवियों को भी ले गई। क्या ये गंभीर है? जियान ए चिंतित था। आखिरकार वह घटनास्थल पर थी ही नहीं। याओ फेंग ने आह भरी और सिर हिलाया। उनमें से कुछ घायल दिख रहे हैं। याओ फेंग खुद को दोषी ठहराए बिना नहीं रह सका। जियो ए, मुझे खेद है। बार में जो हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। घायलों में सभी कम उम्र के बच्चे थे। इन बच्चों को बार में प्रवेश देना पहले से ही नियमों के खिलाफ था। अब जब ऐसी बात हो गई थी तो याओ फेंग को डर था कि बार को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। जियान ए को पता था कि याओ फेंग क्या सोच रहा था और उसने तुरंत उसे सांत्वना दी। मैं आपको इसके लिए कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? बार में झगड़े होना अपरिहार्य है। अंकल, ज्यादा मत सोचो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। दरअसल नाइट क्लबों में झगड़े होना आम बात थी। हालांकि इस बार एक पक्ष नाबालिगों का समूह था, इसलिए स्थिति थोड़ी खास थी। जियान ए ने याओ फेंग से कहा, मैं देखने के लिए अस्पताल जाऊंगा। अंकल, ज्यादा मत सोचो। भले ही हमें अपना व्यवसाय बंद करना पड़े। ये ठीक है। जियान ए को पता था कि उसके चाचा को दोष नहीं देना है। बार का माहौल अस्त व्यस्त था और वह स्थिति को संभालने के लिए पहले ही दौड़ पड़ा था। दूसरा पक्ष कार्रवाई करने से पहले उसके आने का इंतजार नहीं करेगा। हालांकि थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया था। याओ फेंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करे। वह केवल सिर हिला सकता था। हाइचिंग जिला सैन्य अस्पताल, आपातकालीन कक्ष में, गलियारे में। कियू जियाहाओ के चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति थी। वह मदद नहीं कर सका लेकिन आगे पीछे गति करने लगा। यह जियाहांग हाओक्सू को एक बार के अलावा कहीं भी ला सकता था। आखिर में ऐसी बात हुई। उसे नहीं पता था कि युवा मास्टर जी को बातें कैसे समझानी चाहिए। हॉक्स्यू यंग मास्टर जी की अनमोल बहन थी। यदि उसे कुछ हुआ तो युवा मास्टर जी भी अनिवार्य रूप से उस पर क्रोधित होंगे। इस समय शांत गलियारे के अंत से तेज कदमों की आवाज आई। कियू जियाहांग ने ऊपर देखा और देखा कि जी हाओयू की आभा ठंडी थी। उसकी गहरी आंखें उसके गुस्से को छिपा नहीं सकीं। कियू जियाहाओ का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा कि उसका काम हो गया। फिर भी तुरंत उसके पास गया। युवा मास्टर जी हाओयू ने कियू जियाहाओ का कॉलर खींचा और उसका चेहरा भयानक रूप से ठंडा था। अगर हॉक्स्यू को कुछ हो गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह स्वाभाविक रूप से कियू जियाहांग का जिक्र कर रहा था। कियू जियाहाओ जी हाओयू को जानता था और जानता था कि इस मामले ने उसे परेशान कर दिया है। हॉक्सू वह व्यक्ति था जिसकी वह दुनिया में सबसे अधिक परवाह करता था। इसलिए कियू जियाहाओ समझ गया कि जी हाओयू नियंत्रण क्यों खो रहा था। चिंता मत करो,
कियू जियाहाओ ने सौम्य स्वर में कहा और उसे सांत्वना दी। हॉक्सू ठीक है, उसके माथे पर गलती से चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा कि यह एक चोट थी, सतही घाव, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब जी हाओयू ने ये सुना तो उसने कियू जियाहाओ को थोड़ा सा किनारे कर दिया और अपना कॉलर छोड़ दिया। हालांकि उनके चेहरे का गुस्सा कम नहीं हुआ था, वह अब भी गुस्से में था। ये देखकर कियू जियाहाओ समझदारी से चुप रहे। जिसने भी उस समय युवा मास्टर जी को उकसाया वह मर जाएगा। इस समय शांत अस्पताल के गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। कियू जियाहाओ ने ऊपर देखा और पीले रंग की टी-शर्ट और जीन्स में एक लड़की को आपातकालीन कक्ष की ओर तेजी से चलते देखा। जब उसने देखा कि यह कौन था, कियू जियाहाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से फुसफुसाया, युवा मास्टर जी, युवा मास्टर जी, मुड़ो। जी हाओयू अभी भी अपने दिल में गुस्से में थे, लेकिन ये सुनकर वह अचानक पलट गया। जब उसने दूसरे पक्ष का चेहरा देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जी हाओयू, जियान ए अचानक आश्चर्यचकित होकर अपनी जगह पर रुक गई। क्या ये स्वर्ग का मजाक था या ये भाग्य की व्यवस्था थी? उसने उसे हर जगह क्यों देखा? हालांकि इस बार यह अतीत से भिन्न था। जी हाओयू अब जियान ए को चिढ़ाने के मूड में नहीं था। अपनी अभिव्यक्ति वापस लेने के बाद उसने फिर उसकी ओर नहीं देखा। जियान ए भ्रमित लग रही थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जी हाओयू के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। आप यहाँ हैं क्योंकि कियू जियाहाओ ने जियान ए से पूछा। आखिरकार उसने जियान ए को पहले देखा था और उसी मेज पर खाना खाया था। युवा मास्टर जी इस समय संवेदनशील थे, इसलिए इस छोटी बच्ची को लटका हुआ छोड़ना उनके लिए अच्छा नहीं था। जियान ए ने जी हाओयू की पीठ से अपनी नज़र हटा ली और कियू जियाहाओ की ओर देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे बार में हुई लड़ाई में कुछ लोग घायल हो गए। मैं देखने आया हूँ। आप? जियान ए ने कहा और जी हाओयू को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों हो? कियू जियाहाओ ने जियान ए को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या वह आपका बार है? जियान ए ने सिर हिलाया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, आप घायल लोगों को जानते हैं? कियू जियाहाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। उन्होंने सबसे पहले जी हाओयू की ओर देखा और सिर हिलाया। मेरा भाई और युवा मास्टर जी की बहन। जियान ए को उम्मीद नहीं थी कि बार में घायल हुए लोगों में से एक जी हाओयू की बहन होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी अभिव्यक्ति इतनी गहरी थी। मुझे खेद है। जियान ए ने अपने होंठ भींचे और माफ़ी मांगी इसके बारे में, हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कियू जियाहाओ ने अपना हाथ उठाया और उसे टोक दिया। मैं ठीक हूँ। लड़कों के एक समूह के बाहर लड़ने में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये बस इतना ही है। कियू जियाहाओ आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुके। युवा मास्टर जी इस पर आसानी से काबू नहीं पा सकते। वह अपनी बहन को बहुत महत्व देता है। आखिरकार जी हॉक्सू एक युवा लड़की थी। ये सोचना डरावना था कि बार में कोई उसे चोट पहुंचाएगा। यदि कियू जियाहांग एक लड़की होती तो वह शायद यंग मास्टर जी की तरह होती। जियान ए ने जी हाओयू की पीठ की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो सूक्ष्म आभा की एक परत ने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया हो। वह अपनी सामान्य आकर्षक शक्ल से बिल्कुल अलग था। जियान ए ने एक पल के लिए सोचा और चल दिया। वह अस्पताल में घायल लोगों को देखने और उनके माता पिता से माफ़ी मांगने आई थी। कोई बात नहीं, यह म्यूजियम में हुआ था। यह उसका बार था और वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती थी। जी हाओयू के पीछे खड़े होकर
जियान ए ने अपने होंठ हिलाए और धीमी आवाज में कहा, जी हाउ यू। जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। सौभाग्य से। वह ठीक है। जियान ए ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि जी हाउ यू अचानक पलटे। उनका चेहरा भयानक रूप से उदास था और उनकी गहरी आड़ू जैसी आंखें अब पहले जैसी आकर्षक नहीं थीं। इसके बजाय वे एक ठंडी आभा से भर गए थे। एक तेज कदम के साथ जी हाउ यू अचानक जियान ए के सामने पहुंचे और उसकी ओर देखा। वह ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे ही वह बोला, उसका स्वर ठंडा और दमनकारी था। जियान ए पीछे नहीं हटे। वह जी हाउ यू की वर्तमान मनोदशा को जानती थी और उसके साथ सहानुभूति भी रख सकती थी। यह वही भावना थी जब उसने अपने भाई को आहत होते देखा था। उसने तब तक नियंत्रण खो दिया जब तक उसके हाथ कांपने नहीं लगे। वह इसे अब भी नहीं भूल सकी। बिना चकमा दिए जियान ए ने जी हाउ यू की आंखों में देखा। मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है। तो फिर आपका क्या मतलब है? कर सकते हैं ये। 13 वर्षीय लड़की एक बार में प्रवेश करती है? जी हाउ यू ने जियान ए की आंखों में उदासीनता से देखते हुए पूछा। जियान ए खुद को समझाना चाहती थी और जी हाउ यू द्वारा अतीत में उस पर छोड़ी गई घटिया धारणा को भी दूर करना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रोधित जी हाउ यू के साथ संवाद करना इतना मुश्किल होगा। उसने उसे अपनी बात भी पूरी नहीं करने दी। जियान ए ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली और जी हाउ यू की आंखों में वापस देखा। मेरे बार में जो हुआ उसके लिए मुझे सचमुच खेद है। अस्पताल आने से मेरा कोई और मतलब नहीं था और मैं निश्चित रूप से बार की जिम्मेदारी से नहीं बचूंगा। मैं जानता हूं कि आप अब गुस्से में हैं, लेकिन मेरी माफ़ी सच्ची है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, जी हाउ यू ने ठंडे स्वर में कहा। वह अपना चेहरा जियान ए के करीब ले गया। उन दोनों के बीच की दूरी इतनी करीब थी कि वे दूसरे पक्ष की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। जियान ए की सांसें उसके सीने में अटकी हुई थीं। उसने जी हाउ यू की ओर देखा, जो खाद के गड्ढे में पत्थर की तरह था। उसका चेहरा बदबूदार और कठोर था, और वह कुछ भी नहीं सुन सका जो उसने कहा था। फिर आप क्या चाहते हैं? जियान ए ने अपने दिल में शेष धैर्य के साथ जी हाउ यू को देखा, लेकिन उसकी नज़र अभी भी आकाश में चंद्रमा की तरह स्पष्ट थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नाबालिगों के प्रवेश पर रोक लगाने वाला चिन्ह महज एक सजावट है। भले ही मेरा बार उन्हें प्रवेश की अनुमति न दे, फिर भी वे अन्य बार में जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप अपनी बहन के बारे में चिंतित हैं, लेकिन ये पहले ही हो चुका है। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, है ना? अब इतना जिद्दी होने का क्या मतलब है? क्या आपको खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपने अपनी बहन को बार में खेलने के लिए क्यों जाने दिया? चूंकि आप उसकी इतनी परवाह करते हैं, तो आपने उसकी देखभाल क्यों नहीं की? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जियान ए का जी हाउ यू को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने जी हाउ यू की बहन को बार में जाने के लिए नहीं कहा। उसने उसे भी नहीं मारा। वह भी बहुत बदकिस्मत थी कि उसके बार में ऐसा हुआ। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसे बिना किसी कारण के जी हाउ यू के निहितार्थ को भुगतना पड़ा। कृपया, उसने केवल एक बार खोला, जियान ए के सीधे सवाल का सामना करते हुए। जी हाउ यू के सुंदर चेहरे पर एक दरार दिखाई दी। उसकी अतुलनीय रूप से स्पष्ट आंखों और उसके होठों के कोने पर जिद को देखकर जी हाउ यू के मस्तिष्क में एक अज्ञात प्रतिक्रिया हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल का गुस्सा बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा हो। उन दोनों के बीच केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी होने पर वह झुका और उसे जमकर चूमा।
उसका हाथ लोहे के सरौते की तरह था जिसने जियान ए के सिर के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ रखा था। कियू जियाहाओ, धिक्कार है। क्या चल रहा था? जियान ए के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था जब तक कि उसके होठों से ठंडा और नर्म स्पर्श नहीं आया। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। अगले सेकंड में जियान ए ने जी हाओयू की छाती पर जोर से धक्का दिया। हालांकि जी हाओयू की ताकत चौंकाने वाली थी। उसने एक हाथ से उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। जी हाओयू के शरीर से निकलने वाली मादक और सुखद खुशबू ने उसे अभिभूत कर दिया और तुरंत जियान ए को निगल लिया। हालांकि जब उनके होंठ छू गए तो जी हाओयू ने उस पर आगे आक्रमण नहीं किया। उसकी आंखें ठंडे पानी की तरह थीं जब वह बिना पलक झपकाए जियान ए को घूर रहा था। जियान ए शर्मिंदा और क्रोधित था। वह काफी देर तक जी हाओयू की बाहों में संघर्ष करती रही, लेकिन वह उदासीन था जब तक जी हाओयू ने अपना गुस्सा निकालना समाप्त नहीं कर लिया। तब तक उसने जाने दिया। जियान ए को राहत महसूस हुई। घबराहट में वह कुछ मीटर पीछे हट गई और खुद को जी हाओयू से दूर कर लिया। उसके होंठ ठंडे थे और जी हाओयू की गंध उन पर टिकी हुई थी। जियान ए ने अपना हाथ उठाया और अपने होठों को 2 बार जोर से पोंछा और लाल आंखों से दूसरे पक्ष की ओर देखा। जी हाओयू, कमीने। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी और दिल दहला देने वाली डरावनी थी। जी हाओयू का दिल तुरंत कांप उठा। उसकी आंखों में गर्माहट की एक झलक भर आई, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। इस समय जियान ए का दिमाग उलझन में था। उसे बस यही लगा कि जी हाओयू पागल हो गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी मजबूत थी, तो जी हाओयू ने उसे हमेशा तब तक प्रताड़ित क्यों किया जब तक कि वह हर बार मिलने पर मानसिक और शारीरिक रूप से थक नहीं गई? क्या इस व्यक्ति के मन में उसके प्रति कोई द्वेष था? वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। यदि जियान ए को पहले जी हाओयू के प्रति खेद महसूस होता था, तो अब कुछ भी नहीं था। जियान ए ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में भरे आंसुओं को वापस बहने दिया। बिना कुछ कहे वह मुड़ी और तेजी से चली गई। वह पीछे का दृश्य पतला और जिद्दी था, लेकिन उसमें दिल का दर्द भी झलक रहा था। जी हाओयू ने ये देखा। उसकी आंखों में संघर्ष और अपराधबोध भर गया। आखिर उसने अभी क्या किया था? जैसे ही उसकी तर्कसंगतता धीरे धीरे वापस आई, जी हाओयू ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी अभी वह अकथनीय चुंबन। क्या वह पागल था? ऐसे में वह किसी युवा महिला को जबरदस्ती क्यों चूमेगा? जियान ए की अंतिम नज़र घृणा, नफरत, शिकायत, उदासी से भरी थी। जी हाओयू हताशा में दीवार की ओर चला गया। ये देखकर कियू जियाहाओ ने आगे बढ़कर उसे मनाना चाहा, लेकिन जी हाओयू ने अचानक सफ़ेद दीवार पर मुक्का मार दिया। टकराना। दीवार में घिसे हुए मुक्के के निशान से पता चलता है कि जी हाओयू का गुस्सा दूसरे स्तर पर चला गया था। कियू जियाहाओ इतना भयभीत हो गया कि वह अपनी जगह पर ही रुक गया। हालांकि इस बार जी हाओयू किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर गुस्सा थे। भाई, अचानक एक धीमी और डरी हुई आवाज आई। आपातकालीन कक्ष का दरवाजा किसी समय खुल गया था। जी हाओक्स्यू का माथा धुंध से लपेटा हुआ था। उसकी नज़र जी हाओयू की मुट्ठी पर पड़ी और उसकी आंखों में चिंता दिखाई देने लगी। ये सुनते ही जी हाओयू को होश आ गया। वह जी हाओक्सू के पास पहुंचा। जी हाओक्सू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जी हाओयू ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके पिता गायब हो गए थे। उनकी माँ का भी निधन हो गया था। उसे हाओक्स्यू को कुछ नहीं होने देना चाहिए। जियान ए सही था। उन्हें किसी को दोष देने का कोई अधिकार नहीं था।
एक भाई होने के नाते ये सब उसकी गलती थी। उसकी आत्मनिंदा, उसका गुस्सा और यहाँ तक कि उसका डर जियान ए पर निर्देशित था क्योंकि वह इसका सामना नहीं करना चाहता था। भाई, आपको चिंतित करने के लिए मुझे खेद है। थोड़ी देर बाद जी होयू की बाहों से जी हॉक्सू की आवाज आई। जी हाओयू का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। जितना अधिक ये मामला था, वह अपने किए पर उतना ही अधिक क्रोधित था। उसका ऐसा इरादा नहीं था। उस समय जियान ए के चेहरे के अलावा उसका मन उत्तेजित क्रोध से भरा हुआ था। उसने कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा लगा जैसे उसने अचानक अपनी तर्कसंगतता खो दी हो। जी हाओसू को रिहा करते हुए जी हाओयू की पथरीली अभिव्यक्ति अंततः थोड़ी कम हो गई। क्या तुम सचमुच ठीक हो? जी हाओयू ने अपना स्वर नर्म किया और चिंता से पूछा। जी हॉक्स्यू ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। यह सिर्फ एक सतही घाव है। कोई निशान नहीं होगा। चिंता मत करो। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो उन्हें पूरी तरह से राहत मिली। हॉक्सू, क्या हुआ? तुम दूसरों से क्यों लड़े? कियू जियाहाओ ने देखा कि जी हाओयू की तर्कसंगतता वापस आ गई है और तुरंत पूछने के लिए आगे बढ़े। जी हॉक्स्यू ने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में उस रात बार में जो कुछ हुआ था उसे दोहराया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, जी हाओयू अचानक तेजी से अस्पताल से बाहर चली गई। युवा मास्टर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? जी हाओयू की पीठ पर चिल्लाते ही कियू जियाहाओ स्तब्ध रह गया। जी हाओयू ने कोई जवाब नहीं दिया और गलियारे के अंत में उनकी आकृति तेजी से गायब हो गई। मेरा भाई, वह जी हॉक्सू थोड़ा चिंतित था। अभी अभी अपने भाई की पीठ को देखकर वह थोड़ा गुस्से में लग रहा था। चिंता मत करो, मुझे डर है कि कोई बदकिस्मत होगा। कियू जियाहाओ मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी, लेकिन उसने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। काफी रात हो चुकी थी। कियू जियाहाओ ने एक पल के लिए सोचा और जी हॉक्स्यू की ओर देखा। हॉक्स्यू, मैं तुम्हें पहले वापस क्यों नहीं भेजता? तुम्हारे दादाजी को चिंतित होना चाहिए। ये सुनते ही जी हॉक्स्यू ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसने धुंध को अपने सिर पर छुआ। अगर मैं इस तरह वापस जाऊंगा तो उन्हें चिंता होगी। मैं अगले 2 दिनों तक अपने भाई के घर पर रहूंगा। जब मेरी चोटें बेहतर हो जाएंगी तो मैं दादाजी के पास वापस जाऊंगा। जब कियू जियाहाओ ने ये सुना, तो उसे लगा कि इसका कोई मतलब है और उसने सिर हिलाया। जी हॉक्स्यू, आइए भाई जियाहांग को देखें। वह काफी घायल लग रहा है। ठीक है।